बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुज़िश्ता होने वाले इलेक्शनों के हवाले से। जैसे कि एक इलेक्शन हमने आज़ाद कश्मीर में देखा और एक इलेक्शन हमने सियालकोट में देखा। PPA 38 के अंदर एक नई तारीख रकम हो जाती है। एक नौजवान लड़का एहसन सलीम बरियार शिकस्त देता है, 40 साल पुराना वोट बैंक तोड़ देता है वरियो ग्रुप का, और उसके बाद जो सिचुएशन है वो टोटली तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खामोश हो जाती है, किसी भी किस्म का कोई बयानिया सामने नजर नहीं आता है। कहा यह जाता है कि पंजाब में फिर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई जिंदगी मिली है इस इलेक्शन के बाद। इंतहाई भरपूर तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन जो है वो करवाया गया। इसी के साथ साथ बात करेंगे आजाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। आजाद कश्मीर इलेक्शन में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत मरियम साहिबा कर रही थी और उसके बाद खामोश हो जाती हैं, उनको कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर मुशावरत कर रही है वजीर आजम और स्पीकर के ओहदों के हवाले से। फिर कुछ बात करेंगे जी शहबाज शरीफ साहब के बयानी के हवाले से। उनका कौमी असम्बली के बाहर ये बात कहना उन्होंने कही है मीडिया के सामने, और उनका यह मौक़िफ़ रहा है कि अगर हम सही हिकमत अमली को अपनाते तो चौथी बार भी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ही होते। इदारों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, किसी इदारे को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने ये भी कह दिया कि हम हर इदारे का एहतराम भी करते हैं। और अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो मुफाहमत की सियासत है, और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो इसके बिल्कुल बरक्स नजर आता है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बयानिया पे मुत्तफिक हो सकेगी, और मरियम साहिबा क्या अपने चचा की बातों को मानेंगी या नहीं मानेंगी? और इसी के साथ साथ जी शेख रशीद साहब ने ये कह दिया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब आना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो हुकूमत की दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो आ सकते हैं और मुज़ाकरात कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो एनालिस्ट पैनल मौजूद होगा, स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट है मियां हबीबुल्लाह साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार जर्नलिस्ट है राना अजीम साहब। मियां हबीबुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इलेक्शन के हवाले से। अगर हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को देखते हैं तो वहां पर भी हमें तमाम चीज़ें बिल्कुल अपोजिट नज़र आती हैं। मरियम साहिबा ने बज़ाती तौर पर खुद जो वहाँ पर जाके कंपेन की इलेक्शन की, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर नाकाम रही। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। उसके बहुत सारे मुहरक़ात हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो ये था कि जो इनका बयानिया था पिछले 2-3 साल से इन्होंने जो राग अलाप रहे थे सड़कों पर भी और मीडिया में भी और ओवरऑल भी, तो वो जो था ना वो इतना डैमेजिंग था कि चूँकि कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर बड़ी लड़ाई रही 2-3 साल, और अब आके कहीं पिछले 2-3 माह से जो है वहाँ फायरबंदी हुई थी, तो वो वहाँ के लोग जो थे उन्होंने लाशें उठाई हुई थी। तो उन्होंने फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानिया था उस पर मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम पे उन्होंने कान नहीं धरे, और ऊपर से मोहतरमा जो थी उन्होंने जाके वहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद के अलावा और कुछ नहीं किया। ना उन्होंने कोई प्रोग्राम दिया, ना उन्होंने कश्मीर की बात की वहाँ। तो लोगों ने उसको जो है ना उसका बहुत बुरा मनाया। एक और दूसरा फैक्टर जो था वो ये था कि इमरान खान साहब ने जो है वो एक मजबूत स्टैंड लिया था वहाँ आज़ाद कश्मीर मसला कश्मीर के हवाले से, और उस पर जो है वो उन्होंने एक तो वकालत की। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का वकील हूँ, और तमाम आलमी फोरम्स पर जो है वो उन्होंने मसला और कश्मीर उन्होंने इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी को, और जिसपे उन्होंने बड़े बड़े ओपन तरीके से कुछ चीज़ों को डिस्कस किया, पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में बात की और कश्मीर को लेकर बात की। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो बयानात थे वो इमरान खान साहब की कामयाबी का सबब बने? जी बिल्कुल ऐसे हुआ। और चूँकि पाकिस्तान के उस तरफ का जो कश्मीर है ना, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उनकी लीडरशिप ने भी इस चीज़ को सराहा था। तो वो जद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी की जो है जद्दोजहद, उस पर वो समझते थे कि इमरान खान ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और वहाँ तो उनके हक में नारे भी लगे और उधर भी पोस्टर लगे। तो उसका इफेक्ट जो है वो इस तरफ वाले कश्मीर पर भी हुआ, और उन्होंने फोकस रखा कश्मीर को। उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन में कश्मीर को फोकस रखा, जबकि इन्होंने जो है तनकीद को फोकस रखा, और वो ऊपर से वो जलती पर तेल का काम किया जो मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ लंदन में एक
अफ़गान शख्सियत से मुलाकात की, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी और गाली वाली बात थी, तो उसका भी बड़ा इफेक्ट हुआ। लोगों ने फौरी तौर पर उसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये लोग जो कि पाकिस्तान को गाली देते हैं, ये उनके उन साथ मरासिम रखते हैं। मरासिम रखते हैं। और फिर उसके फौरी बाद जो है वो उन्होंने क्या किया था कि इंडियन और वो रा और इसराइल के लोगों से मुलाकातें की, जिसका जो है वो उनको वहाँ सही। अच्छा खमियाजा मियां साहब, भुगतना एक पड़ा। तरफ पर तो ये बात है पा रही, जिससे हमने देखा कि इलेक्शन की कैंपेन के अगर हवाले से बात की जाए तो कश्मीर इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ चीज़ों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया भी इस तरह का था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। आज दोनों पार्टियों के जो लोग हैं वो मुत्तफिक होकर स्पीकर के सिलेक्शन के हवाले से भी बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म मुंतखब करने के हवाले से भी बात की जा रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वहाँ अपोजिशन लीडर जो होगा ना वो पीपल्स पार्टी का होगा, इस वजह से उन्हें वहाँ सूट करती है मुस्लिम लीग नून की हमायत। तो वो मुस्लिम लीग नून की हमायत के साथ वहाँ मुश्तरका जो है वो एक अपोजिशन क्रिएट करना चाहते हैं। वो कोशिश करेंगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो एक नशिस्त है वो उनको भी अपने साथ मिला लें, और बाकी सारे एक आध और सीट है उसको भी वो साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो वो और फिर उनके पास एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन आ जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुस्लिम लीग नून उन्हें सपोर्ट करे। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ भी इधर सपोर्ट करते हैं, चूँकि मामलात वहाँ अब पार्लियामेंट में ही आ रहे हैं। जो नया बयानिया शहबाज शरीफ साहब का आया है, मेरा ख्याल है आपने अपने प्रोग्राम में रखा है, वो भी मैं इस बयानी की तरफ बाद में आती हूँ। पहले मैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं राना अजीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना अजीम साहब, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, जैसे कि अभी रिसेंटली गुजरा है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, और उस इलेक्शन में देखा कि कैंपेन के लिहाज पे अगर देखा जाए तो मरियम साहिबा का सारा फोकस जो था वो कश्मीर इलेक्शन कैंपेन पर था। उनका बयानिया और उनकी इलेक्शन कैंपेन को आप किस तरह से देखते हैं, और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब कहाँ स्टैंड करती है इस हार के बाद? देखिए, कश्मीर ये पहला कश्मीर का इलेक्शन ऐसा हुआ है जिसमें इस कदर ज्यादा तेज इलेक्शन मुहिम चलाई गई, इस कदर ज्यादा सियासी जमातों की इन्वॉल्वमेंट हुई और बहुत ज्यादा वहाँ पे तनकीद का सामना करना पड़ा कश्मीर के इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ सियासी जमातों को। इससे पहले भी कश्मीर के इलेक्शन होते रहे हैं लेकिन इस तरह नहीं होता रहा। मरियम का बयानिया, चूंकि अगर मुस्लिम लीग नून वहाँ जीतती तो ये लाजमी कहा जाता है कि मरियम का बयानिया, मियां नवाज शरीफ का बयानिया वहाँ जीत गया है। क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन जो है वो उसकी शुरू से लेकर आज तक अगर आप देख लें, कश्मीर में हमेशा इलेक्शन वही जीतता है जिसकी वफाक में हुकूमत होती है। और कश्मीर का रिजल्ट जो होता है ना, उसको उस जाविये से देखा जाता है कि ये जाविया क्या है। क्योंकि कश्मीर का इलेक्शन हुआ, उसको कश्मीर के अंदर तो आप उस तरीके से तवज्जो नहीं दे सकते, उस तरीके से नहीं बयानिए की हार या जीत करार नहीं दे सकते। लेकिन असल मामला उन 12 या 11 नशिस्तों पर होता है जो महाजरीन की हैं। इनमें से पंजाब के अंदर आप देखें अगर, तो 3 नशिस्तें ऐसी थी जो मुस्लिम लीग नून चाहे अपोजिशन में होती चाहे हुकूमत में होती, उनको जीतनी चाहिए थी। वो जीत सकती थी। गुजरांवाला की सीट, शकरगढ़ की सीट है और एक लाहौर की सीट। याद रखें कि पिछली दफा मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी तो लाहौर की 2 नशिस्तों में से एक नशिस्त तहरीक इंसाफ जीती थी, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान वाली जीत गई थी। उस वक्त भी था। ये कुछ नशिस्तें होती हैं जो मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन को भी हो या तहरीक इंसाफ हो, उनकी पेट सीटें होती हैं। अब आप बात अगर करें बयानिया की, बयानिया तो मुस्लिम लीग नून का पिट गया और पीपल्स पार्टी का बयानिया जो था वो बयानिया वही है जो मजाकमती बयानिया है, मजाकमती बयानिया नहीं है। बहुत सी मामला बहुत सी जगहों पे तय हो चुके हैं। सही। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि बिलावल ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह की तकारीर की है और जिस तरह से वो कहते थे मोदी के जो जार हैं वो गद्दार हैं, और मैं ये बात बरमला बताऊंगा कि किसकी नवासी की शादी पर कौन पाकिस्तान आता रहा, कौन शिरकत करता रहा, वो सब बातें सिर्फ लोगों के सामने की जा रही थी, लेकिन दोनों जो है वो एक पेज पे आपको नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये मफादात की जंग है, दिन में रखिएगा। बिलावल के लोग जहां से इलेक्शन ला रहे थे, जहां बिलावल ने तकरीर की, वहां पीपल्स पार्टी का मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ से नहीं था। और अगर वहां पर वो मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना ना बनाते तो उनके कैंडिडेट जो है वो हार जाते, उनकी पोजीशन और होती। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला और मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला दोनों एक दूसरे के खिलाफ तकरीर करते थे, क़यादत तकरीर नहीं करती थी, इसलिए वहां पर दोनों हार गए। तो अब बिलावल ने जिस जगह पर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया और वहां पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल की, वहां पे कंपटीशन था नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी। नून लीग
पीपल्स पार्टी वर्सेस तहरीक इंसाफ नहीं कर ले। मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ आज, जी। अगर कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग का इत्तेहाद कोई अहमियत नहीं रखता, सही। वो एक नेचुरली तौर पे था, लेकिन एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। जी। वो बड़ा इत्तेहाद आज शाम को जैसे ही वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि कश्मीर का वजीर आज़म कौन होगा, अगर वहां पे ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि कश्मीर का वजीर आज़म तनवीर अल-लियास होगा या कश्मीर का वजीर आज़म ख्वाजा फारूक होगा या अनवारुल हक होगा, तो उसी वक्त जो है आप देखेंगे कि कश्मीर के अंदर 13 से 14 जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं, जो जिसे MLA कहते हैं, वो अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह बैरिस्टर सुल्तान, मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर सुल्तान ने क्लियर कह दिया है, ये हम आपको इस तरह सदका कह रहा हूं कि मेरी बात हो चुकी है। बैरिस्टर सुल्तान ने क्लियर कह दिया इस बात को कि हर सूरत में वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी ने ऐलान किया था कि जो पार्लिमानी लीडर होगा वही वजीर आजम होगा। और मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं वहां पे जमात का सदर हूँ, इसलिए मैं ही होता। अगर वो नहीं बनते तो वहां पे 11 से 12 तो वो अरकान असम्बली हैं जो बिल्कुल क्लियर तौर पर बैरिस्टर सुल्तान के साथ हैं, जिन्हें ना पैसे से खरीदा जा सकता है, जिन्हें ना दीगर मामला से खरीदा जा सकता है। और मैं आपको ये भी खबर ब्रेक कर दूं कि यहाँ पर अगर ये हालात खराब होते हैं तो इस वक्त इसका असर फिर इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान में भी पड़ेगा, और पाकिस्तान में असर पड़ने से आने वाले दिनों में सियासत में खासी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी पॉइंट पे आपके पास आऊंगी राना अजीम साहब। मियां हबीबुल्लाह साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे राना अजीम साहब ने कहा कि किस तरह से क्लियर मौकफ सामने आ चुका हुआ है। एक तरफ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जो है चौधरी लतीफ अकबर ने साबिक वजीर आजम राजा फारूक से भी मुलाकात की है, और इस हवाले से वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि किसका नाम जो है वजीर आजम के तौर पर सामने जाएगा और कौन स्पीकर के तौर पर जाएगा। गो के हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर जो होगा वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही होगा। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन राना अजीम साहब ने बताई है, इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं, और आया क्या ये चीजें इमरान खान साहब के नोटिस में हैं? वो वजीर आजम है, सारा इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, हर चीज़ उनके नोटिस में है। असल बात यह है कि मैं नहीं समझता किसी की कोई औकात नहीं है, ना ही ये इमरान खान जो है वो किसी से ब्लैकमेल होने वाले बंदे हैं। वो जिसको जी चाहेगा उसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। पंजाब में कितनी जो है वो बुज़दार के ख़िलाफ़ कंपेन चली, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बुज़दार ही रहेगा तो बुज़दार ही है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की। यहाँ कितने कितने पहलवान थे, और क्या उनके ग्रुप नहीं थे? अभी भी ग्रुप हैं, जहांगीर तरीन का ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर पंजाब अगर आपने सिस्टम के साथ काम करना है तो करें, अदरवाइज आप सिस्टम से अलग हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वो इसलिए उनको कोई इसका सरोकार नहीं है। और मैं नहीं समझता कि वो जो है वो बैरिस्टर सुल्तान के जो है वो बहकावे में आ जाएंगे या उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे वो। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है तनवीर अलियास आते हैं कि वो किसी भी बंदे को जो उठा के जो है वो जिस तरीके से उन्होंने महमूद खान को, वो हालांकि वो कोई रेस में नहीं थे, ना बुज़दार रेस में था ना महमूद खान रेस में था, तो उनका जिसको दिल किया उन्होंने बना दिया। इसी तरीके से वो आज़ाद कश्मीर में भी हो सकता है, कोई किसी बंदे को भी। ये देखें 10 कैंडिडेट इस वक्त जो है वो मार्केट में हैं, लेकिन फैसला जो है इमरान खान ने करना है। वो जिस पता नहीं किसके सर पे हुमा बैठता है, और कहा जा रहा है कि एक साबक वर्दी वाले के इर्द गिर्द भी हुमा घूम रहा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, ये प्योरली फैसला जो है ना ये इमरान खान ने करना। सही। राना अजीम साहब, जैसे आपको सुना कि मियां हबीबुल्लाह साहब का ये कहना है कि अगर हम इमरान खान साहब के तमाम पॉलिटिकल कैरियर को बिलखुसूस जब से गवर्नमेंट बनी है उस चीज़ को अगर स्टडी करते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लोगों ने बहुत दफ़ा इसकी मुखालफत भी की, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो CM साहब अपनी सीट पर ही मौजूद है पंजाब में। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब किसी नए बंदे को भी सामने मुतारफ करवा सकते हैं वज़ीर आज़म के तौर पर? बात यह है कि जी हर शख्स का भी अपना तजिया होता है, उनके बिल्कुल उनकी बयान की अहमियत अपनी होती है। मैं बड़ा क्लियर हूँ, चूँकि मैं इस्लाम बुज़दार को पंजाब और KP के को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से अगर आप दिलचस्पी देंगे कि आज़ाद कश्मीर में बनने वाला वज़ीर आज़म और KP में बनने वाला वज़ीर आला, पंजाब में बनने वाला वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर में बनने वाला, तो इसको आप वो सर इलेक्शन से कंपेयर नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो सोच है वो किस किस्म की है कि वो अगर उन्हें ब्लैकमेल करने की पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई जाएगा तो वो उसका मुतरादिफ भी लेकर आ सकते हैं। मैं उसी तरफ आने लगा बात बड़ी सिंपल चीज है। क्या ये नहीं हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ लड़ाई 2 अफराद की है, सरदार तनवीर अलियास और बैरिस्टर उस्मान की, इसके अलावा अगर आप कहेंगे किसी और की लड़ाई नहीं है।
बैरिस्टर सुल्तान जो है वो बहुत से कहता है कि अगर सरदार तनवीर बनेगा तो मैं अलहदा हो जाऊंगा। आने वाला वक्त साबित कर देगा। मैं नहीं कहता कि उनके अलहदा होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सियासत में बहुत सी गेमें होती हैं, हो सकता है बहुत से लोगों के पीछे बहुत से लोग खड़े हो और उनके पीछे बड़ा कोई मकसद हो और किसी एक को हटाने के लिए बड़े काम को हटाने पे चला जाए। अगर आप यही बात कहते हैं तो मुझे एक बात बताइए, इमरान खान साहब नहीं कंप्रोमाइज करते तो जहांगीर तरीन के मामले में कंप्रोमाइज क्यों हुआ? जहांगीर तरीन के मामले में ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा? राजा रियाज ने बड़ी खुली सरेआम गुफ्तगू टीवी चैनल्स पे की, तो उनसे क्यों फौरी तौर पे मुलाकात करनी पड़ गई? बात यह है कि कुछ चीजों पे तो उन्होंने कंप्रोमाइज किया, लेकिन बहुत सी चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं भी किया। जब आप सियासत में होते हैं तो आपको बहुत सी ब्लैकमेलिंग सहनी पड़ जाती है, नहीं भी सहनी पड़ती। तो एक बात होता है कि आप कहते हैं कि इमरान खान साहब नहीं ब्लैकमेल होते, तो बहुत सी सियासी जमातें जिन्होंने आंखें दिखाई थी हम छोड़ने जा रहे हैं, अगले दिन उनके घरों में कौन पहुंच गया था? एमकेएम के पास कौन चला गया था? पीर वगैरह के पास कौन चला गया था? ये तो सियासत का एक हुस्न है ना राना अजीम साहब। देखिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये करने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए अफवाम तफहीम के साथ फैसले करने पड़ते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब अफवाम तफहीम फैसले करने पड़ते हैं तो फिर किस तरह आप कह सकते हैं कि अगर एक और ताकतवर शख्स भी बोले और आप कहें कि उसको भी खातर में नहीं लाएंगे? ये फैसला शाम को या एक दो दिनों में हो जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आजाद कश्मीर जी कि कौन होगा वजीर आजम? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं ये फैसला इतनी लेट क्यों हुआ? इसके हवाले से इतनी डिले राना अजीम साहब, मेरे ख्याल से माशाल्लाह से आपका भी एक अच्छा खासा कहते तजुर्बा है और आप खुद इस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह की पोस्ट के हवाले से जिसके ऊपर आप खुद ऑलरेडी बता चुके हैं कि इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ जो हैं वो बन सकती हैं, तो एक अच्छे खासे वक्त को दरकार उन्होंने किया है और उसके बाद वो फैसला सुनाएंगे। जी इसलिए किया है उन्होंने, मैं आपको सब एक मिनट में बता दूं जी, क्योंकि आज इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। आज कश्मीर असेंबली में खवातीन की नशिस्तें थी, टेक्नोक्रेट थी, ओवरसीज थी। अगर वो इससे पहले अनाउंसमेंट कर देते तो कोई एक ग्रुप नाराज होके वहां पे कुछ फैसले मखसूस नशिस्तों के तो खवातीन के हो चुके हैं, अब अगले जो होने हैं वो वजीर आजम और स्पीकर का ही होना है। अगले शो की तरफ बढ़ते हैं जी। मियां हबीबुल्लाह साहब आपसे बात करना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से, तो एक इलेक्शन सियालकोट में भी देखा गया जहां पर हमने देखा कि वरीय ग्रुप के आमने सामने बरियार ग्रुप सामने खड़ा नजर आया। इस इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? 40 साल तारीख को बदल कर रख दिया एक 25 साल नौजवान ने। एहसन सलीम बरियार की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं वोट बैंक टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या बनी? अच्छा, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर थे और जो फौरी तौर पर असरअंदाज हुए, 2 इलेक्शन लड़े हैं असल में ना बरियारों ने। एक जो है वो कश्मीर का इलेक्शन लड़ा और एक उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा, और आधा इलेक्शन वो उस वक्त जीत गए थे जब वहाँ से सियालकोट से LA 36 की नशिस्त पर जो है वो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है वो जीत गया था, तो आधा इलेक्शन उसी वक्त जीत गए थे एक। अच्छा, दूसरा जो है ना वो वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्टर थे, अगर आपके पास वक्त है तो मैं ज़रा डिटेल से बात मैं चाहूँगी आप उस पर सीधा बात कीजिए। जी। अच्छा, एक तो फौरी तौर पे ये था कि लोगों को ये तासर दिया इन्होंने कि जी आपने हमेशा बरियो ख़ानदान गुजर ख़ानदान है तो वो उसको आपने वोट दिए और उन्होंने अपने घर के अलावा किसी कैंडिडेट को कभी किसी बाहर से किसी गुजर को नहीं आने दिया। तो जबकि हम तहरीक इंसाफ ने एक गुजर जो वहाँ से तहरीक इंसाफ का जीता हुआ अखलाक उसको हमने वज़ीर बनाया और दूसरा जो है वो देखने के MLA की नशिस्त पर हमने उसको जो है वो जितवाया, उसको कैंडिडेट बनाया। तो हम तो तहरीक इंसाफ तो जो है वो ओवरऑल तमाम लोगों को एक जैसा समझती है और ये ख़ानदान से बाहर नहीं जाते। अच्छा, दूसरा उस दिन वो जो दिन था ना वो दिन भी तहरीक इंसाफ का था, ऊपर से बारिश थी, नीचे से कीचड़ था और उन्होंने कहा कि जिनको आप 40 साल वोट देते रहे हैं ये हशर देख लें उनका कि बहुत आप पोलिंग स्टेशन तक पहुंच नहीं जा सकते, कुदरत भी इन्वॉल्व थे, तो आप पोलिंग स्टेशन तक तो पहुंच नहीं सकते, इतना कीचड़ है, तो आप फिर उनको वोट देंगे। तो वो एक फौरी फैक्टर था एक। और दूसरा मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुनज़्ज़म होकर इलेक्शन लड़ा और इसमें बहुत बड़ा जो है किरदार वो फरदौस आशिक अवान का भी है और उन्होंने मुकम्मल स्ट्रेटेजी के साथ इलेक्शन लड़ा। पूरी कैंपेन फिरदौस आशिक अवान साहिबा करती रही है। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर सतह पे। उसके अलावा उन्होंने इस दफा क्या किया कि उन्होंने कहा कि बाहर से बंदे को हमें बुलवाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, उन्होंने लोकल लोगों पर फोकस किया। और फिर एक और जो बड़ा अहम फैक्टर था वो ये था
कि इन्होंने अपनी जेब से जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल थे ना, मतलब किसी अगर मस्जिद में पंखे लगने वाले हैं तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो होते रहेंगे, ये आप पंखे लगवाएं। किसी क्या कोई 20 फुट का सोलंग रहता था तो उन्होंने कहा जी कि आप लगवा लें, हम अपनी जेब से पैसे दे देंगे। तो इस चीज़ का जो है ना बड़ा इफेक्ट हुआ लोगों ने। अच्छा, लेकिन ये एक सिर्फ आप एक हल्के का इलेक्शन ना इसे समझें जो सियालकोट में हुआ, ये बहुत बड़ा मार्का हुआ। ये आज़ाद कश्मीर के बाद दूसरा बड़ा मार्का था और इसके पंजाब की सियासत पर बड़े गहरे असरात मरतब होंगे। एक तो इसने इस इलेक्शन ने बेनकाब कर दिया मुस्लिम लीग नून के बयानिए को, मुस्लिम लीग नून को भी उनकी कमर तोड़ के रख दी और उनके अंदर जो एक रिफ्ट थी ना वो मंजर आम पर आ गई है। वो बिल्कुल वाज़े तौर पर उनके इख्तलाफात जो थे वो खुलकर सामने आ गए और डीमोरलाइज हो गया है मुस्लिम लीग नून का वर्कर। उसके बाद आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब कल बोले हैं, वरना वो भी खामोश और मरियम नवाज साहबा जो है वो भी खामोश हैं और पूरी क़यादत उनकी खामोश है, ऐसे जैसे सांप सूंघ गया। तो इसके असरात जो है ना, ये अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे जी, लेकिन इसके बावजूद वो आपको पता है कि कोरोना ये नहीं कहता कि आप बयान ना दें या ट्विटर पे आके ट्वीट कर भिजवाएं। वो आपको पता है सारा कुछ जो है वो कोरोना की बीमारी के दौरान भी सारा कुछ होता रहा है। मियाँ साहब तो वो हार्ट पेशेंट थे, उस वक्त भी बयानबाजी करते रहे। लेकिन इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि अब इसका इफेक्ट होगा पूरे पंजाब की सियासत पर और पाकिस्तान की सियासत पर भी। और फौरी तौर पर जो इसका इफेक्ट सामने आया ना, इम्पैक्ट, वो ये है कि उनका जो एक पीछे बयानिया चला आ रहा था वो उससे वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब पहले मरियम नवाज साहबा ने यू टर्न लिया था, अब शहबाज शरीफ साहब ने भी यू टर्न लिया है और उन्होंने एक तो उन्होंने कहा है कि जी हम पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद कर दी ना, जो बिलावल कहते रहे कि अगर हमने एहतजाज दूसरा उन्होंने बिल्कुल उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जी कि हम जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं अब हो जाएंगे और उसके हुकूमत ने भी उनको वेलकम किया है। शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि जी ठीक है, खुले दिल से आए और हम बात करने के लिए इस पर डिटेल से बात करते हैं। राना अजीम साहब से पूछना चाहूंगी, राना अजीम साहब, इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं, उनकी पोजीशन को किस तरह से देख रहे हैं? बिलखुसूस 40 साल पुराना हल्का और उनका वोट बैंक इतना स्ट्रांग था, उस हल्के में से उनकी हार हो जाना, आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन जो है वो कितने मुतासिर होंगे? और इस बात को किस तरह से देख रहे हैं आप कि जो उनका वर्कर इस वक्त उनसे दूर हो चुका हुआ है, क़यादत क्या उसको इकट्ठा करने में कामयाब रहेगी? पीडीएम का इत्तेहाद तो फिर बात की बात है। देखिए, मेरा कुदरती तल्लक भी इसी हल्के से है जिस हल्के से बरियाल जो है कामयाब हुए। मेरा उस हल्के से तल्लक है, मेरा वो भाई इलाका है, मेरी सारा खानदान वहाँ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बरियाल ने बिल्कुल उस हल्के की तारीख को बदल दिया है। अख्तर वरियो जब जीतते थे उन्होंने बेइंतहा उस वक्त सिर्फ अख्तर वरियो ने काम करवाया। उसके बाद वहाँ पे उनकी नीचले वाली जितनी फैमिली थी उसमें से किसी ने ना तो काम कराए ना उनके लोगों के साथ वो रवाबत रहते थे। वो सिर्फ अपनी एक बरादरी की बुनियाद पर, कि गुज्जर बरादरी से उनका तल्लक था, उसी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ते थे, उसी बुनियाद पर वो इलेक्शन जीतते थे। और उसके बाद उनके मुकाबले में आने वाले उम्मीदवार जो हैं उनका भी स्टाइल ये नहीं होता था, क्योंकि उस हल्के में यहाँ तो वोट था तहरीक इंसाफ का और उसके अलावा जाती वोट बैंक जो था तहरीक इंसाफ की तरफ से वो फिरदौस आशा कवान का भी था। और इस इलेक्शन में जब इलेक्शन शुरू हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक प्रोग्राम में तो वाज़े तौर पर तरग ने कहा कि जनाब हम अदालत ने कहा कि हम कम से कम 10,000 की लीड से जीतेंगे। लेकिन एक बात जो मियाँ साहब ने अभी कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीर के इलेक्शन की जीत ने आधे इलेक्शन का फैसला कर दिया था और ये बिल्कुल इसी तरह हुआ है। और उसके बाद वहां पे बहुत मेहनत हुई है। पहली दफा कोई ऐसा उम्मीदवार था जो डोर टू डोर गया, पहली दफा कोई ऐसा उम्मीदवार था जिसने लोगों से वाबत रखे और पहली दफा तहरीक इंसाफ ने ज़िम्नी इंतखाबात में मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन कैंपेन की। डोर टू डोर यूसीओ में गए, मुख्तलिफ बड़े ग्रुपों से मिले, नाराज लोगों को जो है मनाया गया, उन्हें अपने हक में बिठाया गया। इससे पहले ऐसा नहीं होता। और राना अजीम साहब, आपने ये भी इस बात को नोट किया होगा कि एक नए बंदे को मुतारफ कराया गया, एक नए बंदे को टिकट दिया गया जो कि खुद अभी एक नौजवान 25 साल नौजवान है और उसको एकदम से टिकट दे देना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ जब किसी के कंधों पे आती है, और ग्रुप भी एक ऐसा था कि जिसके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे वो भी 40 साल पुराना ग्रुप वहां का ग्रुप था। नहीं, इसी तरह मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक तारीख तब्दील हुई है। ये वहां पर नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट की सियासी तारीख जो है वो तब्दील हो गई है। एक साबित हो गया कि एक 25 साल का नौजवान
जिसकी रेपुटेशन अच्छी थी, जिसकी फैमिली अच्छी थी, जिसने मेहनत की और जिसके साथ मुख्तलिफ जो लोग थे, मुख्तलिफ दरे थे, वो मिले और उसके बाद वो इलेक्शन जो थे वो जीत गए और उन्होंने उस खानदान को शिकस्त दी। ये एक शख्स को शिकस्त नहीं है, उस खानदान को शिकस्त है जो कहता था मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये इससे तहरीक इंसाफ को एक नई जिंदगी मिली है पंजाब में। आप देखिए पहले तमाम इलेक्शन ये हारे हैं और ये वाहिद इलेक्शन है जीते हैं। इस इलेक्शन के जीतने के बाद इनके कारकुनों का मोराल बुलंद हुआ है। जब और ये एक वाहिद इलेक्शन है राना अजीम साहब जिस इलेक्शन के बाद अभी तक नून लीग की तरफ से ये मौकफ नहीं आया कि इसके अंदर सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर सबकी तरफ से खामोशी रही है। बिल्कुल खामोशी रही है, बल्कि मैंने तो अपने टॉक शो में मुस्लिम लीग नून के एक बड़े जिम्मेदार से पूछा उसी रात को, मैंने कहा जनाब आज आपकी तरफ से कोई धांधली का इल्जाम नहीं आ रहा, तो उस पर उसने बिल्कुल कहा जी मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं कहा क्यों नहीं करेंगे? उसने कहा जी ये इलेक्शन था, बस इलेक्शन खत्म हो गया। मैं कहा नहीं, हर इलेक्शन पे आप तनकीद करते हैं, इस इलेक्शन पे तनकीद ना होने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया पिट गया, वहां पे एक नौजवान जीत गया, वहां पर वो सियासी खानदान जो नाकाबिले शिकस्त था वो उसकी सियासत जो है तकरीबन खत्म होकर रह गई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को एक नई जिंदगी मिली और आइंदा जनरल इलेक्शन जो है आप समझते हैं कि वो काफी टफ टाइम देने वाला है मुस्लिम लीग नून को जनरल इलेक्शन में भी। बिल्कुल मिलेगा। देखिए उसकी वजूहात बड़ी क्लियर है। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ बहुत एक्टिव हो गए, लेकिन मेरी अभी आपके प्रोग्राम से चंद मिनट पहले बात परवेज रशीद साहब से हो रही थी। उनको भी चूंकि कोरोना हो गया हुआ है, उन्होंने कहा मुझे कोरोना हो गया, मैं आज प्रोग्राम में नहीं आ सकता, शिरकत नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चले एक सवाल का जवाब दे दे, क्या अब मियां शहबाज शरीफ का बयानिया चलेगा? तो उस पर उन्होंने कहा बयानिया वही होगा जो मियां नवाज शरीफ का है और उस बयानिया को जो है मरियम लेके चलेंगे। ये बात की। तो अब आने वाले दिनों में जब इनका आपस में इख्तिलाफात होंगे और मजीद इख्तिलाफात बढ़ने की आप पेशन गोई कर रहे हैं, आप मजीद पेशन गोई कर रहे हैं बड़े इख्तिलाफात। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये मेरी परवेज रशीद से खुद बात है। सही। राना साहब मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। मियां बिबुल्ला साहब, राना साहब के पास जब हम जाते हैं तो एक नई ब्रेकिंग न्यूज लाजमी दे रहे हैं और उन्होंने इस तरह से बताया कि देखिए कि परवेज रशीद साहब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं वो उनके बयानिए को आगे लेके बढ़ेंगी। नवाज शरीफ साहब के बयान के बाद अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं मेरे कायद नवाज शरीफ है और अगर हमारी हिकमत अमली अच्छी होती तो चौथे बार भी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होते। आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये एक भाई दूसरे भाई को कोटेड वर्ड्स में कुछ ही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें इदारों के साथ मिलकर चलना चाहिए और जिस तरह का नैरेटिव आपने लंदन में रह के अपनाया और आपकी साहबजादी पाकिस्तान में कर रही हैं, ये पार्टी को मजीद तारीखियों की तरफ लेके चली जाएंगी? असल में फायदा बात यह है कि पुलों के नीचे से ना बहुत सारा पानी बह चुका है और सियासत बड़ी बेरहम है। ये यहाँ जो एक दफ़ा पिट जाए ना उसका दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है और ख़ास करके जो मायूसी होती है ना वर्कर्स में वो, और लोग जो है ना पाकिस्तान में वो एक तो स्टैब्लिशमेंट के बारे में, चूँकि ये एक है सिक्योरिटी स्टेट, तो यहाँ फ़ौज का एक बुनियादी रोल है और लोग उसको जो है ना महसूस भी करते हैं, समझते भी हैं। तो जो लोग एक तो वतन के बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते और दूसरा फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना पसंद नहीं करते, तो अगर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलना है तो फिर तो मुस्लिम लीग का नून का जो है ना मुस्तकबिल वो मुझे बहुत ही खौफनाक लगता है। लेकिन अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी भी कुछ समझाने में कामयाब हो जाते हैं, अभी भी देखें दो बातें हो सकती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब माफ़ी मांगें कौम से कि जी हमने अदारों के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की है हम उस पर शर्मिंदा हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, और उसके बाद वो तौबा ताइब करें और कहें कि मैं पार्टी की सियासत से मैं रिटायर हो रहा हूँ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी संभालने और उनका वो जाने और उनका काम जाने, तो फिर तो शायद कहीं कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है मुस्लिम लीग नून की रिवाइवल की। शहबाज शरीफ साहब ने तो कोटेड वर्ड्स में इदारों को भी बयानिया दे दिया ना, अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम वो तो पहले भी यही कह रहे थे, वो तो देखिए वो इत्तेफाक राय की सियासत के अलमबरदार रहे हैं, वो पहले भी यही बात करते थे, अब भी उन्होंने यही बात की है, उन्होंने मैसेज यही दिया है, लेकिन अब अगले इतबार करने के लिए तैयार नहीं है ना। इतनी दफ़ा बेएतबारी की है कि समझ से बालातर है कि ये तो किसी आम आदमी के साथ भी इस तरह हो तो वो भी इतबार नहीं कर सकता, तो फिर आप अदारों को जो है वो उनके साथ इस तरह
उनको लेट डाउन करेंगे और बदइतमादी उनमें पैदा कर देंगे, तो वो फिर ये मजाक तो नहीं है ना। तो इस वजह से अब तो मैंने बता दिया ना कि अब तो सिर्फ एक ही रास्ता उनके पास बचता है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब माफी मांगे कौम से कि जी मैंने अदारों के खिलाफ फर्जा सराई की और मैं अभी रिसेंटली जो मैंने एक अफगान सफीर से मुलाकात की, वो भी मेरी गलती थी। और दूसरा, हाँ देखें, ये भी हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो पार्टी के सरबराह हैं कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर। उनको चाहिए कि अपने बड़े भाई को जो है वो एक शो का नोटिस भिजवाएं और उन्हें कहें कि भाईजान आपने ये अफगान एक जो नापसंदीदा फर्द है, शख्स है जो पाकिस्तान में जिसके खिलाफ बहुत शदीद नफरत पाई जाती है, ये आपने उससे मुलाकात की है, आप इसका जवाब दें और वो जवाब कौम के सामने रखें। वो फिर भी देखें कि किसी हद तक वर्कर्स को मुतमईन हो जाएगा और होना हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक जो है ना वो जस्टिफिकेशन आ जाएगी कि देखें हमारे यहाँ जमहूरी सिस्टम है, हम जो है यहाँ हर एक जवाब तलब है। अब तक तो ये समझा जा रहा है और जो इनका मुस्लिम लीग नून का स्टैंड है वो समझते हैं जी मियां नवाज शरीफ जो है वो हर किस्म की हर चीजों से बालातर है, वो जो उनके मुंह से बात निकल जाए वो पता नहीं, अल्लाह माफ करे, वो आसमानी सहीफा होती है, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। बयानिया भी उनका चलेगा और पार्टी भी उनकी चलेगी। तो जमहूरी निजाम में इस तरह नहीं चलता, वो तो ये बादशाहत नहीं है। राना अजीम साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। राना अजीम साहब, वक्त बहुत मुख्तसर है, सवाल बहुत सारे हैं। आपने बताया कि परवेज रशीद साहब ने आपको बता दिया कि बयानिया नवाज शरीफ साहब का होगा और उसको आगे लेकर उनकी साहबजादी चलेंगी। तो क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरफ जा रही है? शहबाज शरीफ साहब इदारों के साथ मुफाहमत की पॉलिसी के बुनियाद पर चलना चाहते हैं, पार्टी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। शेख रशीद साहब ने कह दिया हुआ है कि अगर शहबाज शरीफ साहब आना चाहते हैं तो उनके लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। तो क्या समझते हैं आप? देखिए, शहबाज शरीफ पहले दिन से चाहते थे कि वो अदारों के साथ जाएं। शहबाज शरीफ कभी भी नहीं चाहते कि वो ये सारा कुछ छोड़ के चले जाएं, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब ने कह तो दिया है, लेकिन ये कितने दिन रहेगा? देखिए, इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब यही कह चुके थे अदारों के साथ, आपको पता है बैकग्राउंड राब्ते भी थे, उनके पिंडी में कई मुलाकातें भी थी, लेकिन उसके बाद अचानक हालात बदल जाते हैं। अचानक हालात उससे बदल जाते हैं कि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो मरियम के साथ है और जो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब लोग हैं, जो मियां नवाज शरीफ को हर चार रोज बाद कोई नई ऐसी कहानी सुनाते हैं कि नवाज शरीफ साहब फिर एक बयानिया जारी कर देते हैं और मरियम भी कोई ना कोई ऐसा बयान जारी कर देती है जिससे मियां शहबाज शरीफ की मेहनत में पानी फिर जाता है। मरियम साहिबा के जो सियासी उस्ताद हैं वो तो खुद परवेज रशीद साहब हैं, जिनकी वो बातों के ऊपर अमल कर रही होती हैं, जो उनको हर चीज में गाइड कर रहे होते हैं। तो आप परवेज रशीद साहब का जब अगर आप गौर करेंगे तो मियां नवाज शरीफ को इस हालात तक पहुंचाने वाले डॉन लीग से लेकर दीगर मामला पे और मरियम की सरपरस्ती और उनको सबको समझाने वाली यही शख्स है ना। तो ये शख्स किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो आगे आए। आप गौर करें कि बहुत सी, अगर आप देखें कि जब चौधरी निसार जो है उनके खिलाफ ये सारा कुछ किसने किया था? चौधरी निसार को जब टिकट देने का फैसला शहबाज शरीफ ने कर लिया था तो उसी वक्त उससे 5 मिनट बाद एक ट्वीट आया था इसका परवेज रशीद साहब का। वो ट्वीट क्यों आया था? वो क्यों इनके खिलाफ ट्वीट आया था चौधरी निसार के खिलाफ? वो नहीं चाहते थे कि हर शख्स जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात बेहतर करना चाहता है, परवेज रशीद उसे कबूल नहीं करते थे और फिर उस वक्त में मियां शहबाज शरीफ की नहीं परवेज रशीद की बात मानी गई। राना अजीम साहब, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून वाकई में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तरफ की पॉलिसी की तरफ बढ़ जाएगी। ये तो फिर उनका इख्तिताम है। जब आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के इदारों को तस्लीम नहीं करेंगे, उनके इज्जत उनके वकार का ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर कैसे मुमकिन है कि लोग आपकी पार्टी को रुकने देंगे? तो एमक्यूएम को हाल ना हो जाए कहीं? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, इनके जो लोग मुस्तरद हो रहे हैं, इनके जलसल जुलूसों में जो वो चीजें नहीं आ रही, इनकी तरफ से दी हुई एहतजाज की काल में कुछ नहीं हो रहा और लोग अब ये सरेआम किए कहते हैं, बिल्कुल आप साफ किए कहते हैं कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान की दुश्मन कुत्तों से मिलते हैं। इनका बयानिया एक नहीं है कि आप चचा कुछ कहता है, भतीजी कुछ कहती है, और मरियम के इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं जो एंटी पाकिस्तान है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो फिर आस्ता आस्ता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तरफ ये जा रहे हैं और ये कुछ अरसे की बात है। देखें, अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन में बहुत कुछ पता चलेगा। उसके बाद आम आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। कश्मीर का जो मामलात हैं, ये 15 से 20 दिन में जो है इसकी सियासत हल्की होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तानी सियासत की तरफ ज्यादा तवज्जो होगी। उसके बाद दोबारा आप देखेंगे कि फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर दोबारा एक दूसरे के सामने आएंगे। अभी ये मामला चलते रहेंगे और मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाला वक्त कोई अच्छा नहीं है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ।
हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कोरोना की सबसे बड़ी तीसरी लहर का सामना कर रहा है। हम सब ने इस बात को यकीनी बनाना है कि हमने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मास्क पहनना है और कोरोना वैक्सीन लगवानी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजन फायजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।